तो स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। और बच्चों हम लोग यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड का प्रैक्टिस सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी चाहिए तो उसके लिए आप बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि पिछले 3 वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक का सोल्यूशन दे चुके हैं जो प्रैक्टिस सैंपल पेपर आया सीबीएसई बोर्ड का 2023 के एग्जाम के लिए। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से 25 सॉल्व करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जो कि सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। तो 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं ना, अब इनका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए बच्चों हम अपना 19 क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये है कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज 0 एट अ गिवन पॉइंट देन व्हाट यू कैन से अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, एक्सप्लेन। बी पार्ट, in the 2 instances below state whether the electric field intensity and electric potential are 0 or non-zero at the midpoint of the line joining of these 2 charges। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 हो गई तो वहां पे आप पोटेंशियल के बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको बच्चों इसके लिए पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या होता है। तो हमको पता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस का dV/dr, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या इसको हम लोग याद करो 3D में लिखते थे तो E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल V/डेल x I वेक्टर, फिर माइनस डेल V/डेल y j वेक्टर, फिर माइनस डेल V/डेल z के वेक्टर भी लिखते थे। बट यहाँ पे हमको ऐसा कुछ वेक्टर में अभी नहीं जाना है। तो E बराबर हो गया माइनस का dV/dr। यहाँ से बच्चों बात करो इफ E इज इक्वल टू 0 देन 0 इज इक्वल टू माइनस dV/dr, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो dV इज इक्वल टू क्या बोलते हैं 0, देखो माइनस dr इधर ले गए 0 हो गया तो dV इज इक्वल टू 0। dV मतलब चेंज इन वोल्टेज, ठीक है, ऑन इंटीग्रेशन। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, कांस्टेंट। देखो ऐसे ही समझ लो बच्चों, जब चेंज इन पोटेंशियल 0 है, कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब V की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का मतलब फिक्स रहेगी, अगर 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट ही हर जगह रहेगी। जहां पर वहां पे अगर वोल्टेज 0 भी है तो 0 हर जगह हमेशा बना रहेगा। तो हम कह सकते हैं वहां पे वोल्टेज 0 भी हो सकता है और नॉन 0 भी हो सकता है, लेकिन जो है वो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा। मतलब V में भी 0 और V नॉट 0, दोनों केस यहाँ पे हो सकते हैं। ऐसा मतलब जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल भी 0 हो, पोटेंशियल की वैल्यू कुछ और भी पॉसिबल हो सकती है क्योंकि वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। यहाँ पे dV/dr जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर आपको नहीं पता है तो आप ये भी बात याद रखेंगे कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला है, ठीक है। चलिए बच्चों इसको फटाफट नोट कर लीजिए, हो गया। तो चलिए बच्चों अब इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में हमसे क्या कह रहे हैं, बी पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि डायग्राम बने हुए हैं, हमको बताना है किस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, या पोटेंशियल नहीं 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी पोटेंशियल नहीं 0, कुछ ऐसा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कब 0 है, नॉन 0 है, पोटेंशियल कहाँ 0 नॉन 0, इसको हमें बताना है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, ये होता है KQ/R², जहां पर K क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और K की वैल्यू आप कहते हो 1/4πε0, है ना। और पोटेंशियल का फार्मूला प्लस क्यू चार्ज की वजह से होता है KQ/R। सबसे बड़ी बात यह है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन के हिसाब से हम प्लस माइनस करते हैं, स्केलर में हम उसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से ही सारी बातें करते हैं, ध्यान रखना। तो बच्चों हम यहाँ पे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। पहले केस में एट P इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम पहला चार्ज कह देते हैं Q1, इसको हम दूसरा चार्ज कह देते हैं Q2। इस पूरी डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं 2x, क्योंकि ये इन्होंने इसका मिड पॉइंट माना है, तो इसको हम अगर x कहेंगे तो इधर से भी ये
x हो जाएगा। ठीक है, तो पहले चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल कितना होगा बताओ, तो बराबर आएगा k q1, तो q1 की वैल्यू q अपान एक्स स्क्वायर, E2 कितना आएगा k q अपान डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। k की वैल्यू 1/4πε0 है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ आपको पता होगा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर वही होती है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए बच्चों E1 E2 आ गया, अब डायरेक्शन इसकी देखिए, तो आपको पता होना चाहिए प्लस चार्ज की वजह से डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होती है, अवे फ्रॉम। तो Q1 की वजह से यहाँ डायरेक्शन क्या होगी, अवे, इस साइड। Q2 की वजह से डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इधर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, ई नेट, तो आएगी E1 माइनस E2, और दोनों देखो इक्वल हैं तो ये घट गए, क्योंकि वेक्टर थे ना इसलिए देखो पोजिट में देखा हमने इसको। तो अब ये पैरेललोग्राम लॉ लग रहा है। ठीक है, जब 180 डिग्री होते हैं दो वेक्टर तो उनका रिजल्टेंट हमेशा उनको घटा कर आता है, तो k q अपान एक्स स्क्वायर माइनस के क्यू अपान एक्स स्क्वायर, इसको हमने सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया, 0 आ गया। ये कितना आ गया, 0 आ गया। जबकि अगर हम पोटेंशियल की बात करें यहाँ पे, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई फॉर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल के लिए देखो बच्चों क्या आएगा, V1 निकालोगे पहले चार्ज की वजह से क्या आएगा, के क्यू अपान आर, फिर दूसरे चार्ज की वजह से निकालोगे V2 बराबर के क्यू अपान आर, चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव आएगा। और चूंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए जो नेट निकालेंगे वो इनको हमेशा जोड़ के आएगा V1 प्लस V2, मतलब के क्यू अपान आर प्लस के क्यू अपान आर। आर क्यों, ये डिस्टेंस x है तो x रखो भाई, के क्यू अपान एक्स, के क्यू अपान एक्स चेंज कर लेना बच्चों। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2k अपान एक्स, यानी कि रिजल्टेंट कितना आ गया, 2k अपान एक्स। तो यहाँ पे वोल्टेज 0 नहीं है, यहाँ पे केवल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इसका मतलब V नेट 0 नहीं होगा। तो यहाँ इस पॉइंट पे याद रखना कि E 0 है, एट P E इज 0 बट V इज नॉट 0 है। नेट की बात हो रही बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, अब हम सेकंड केस में बात करते हैं, एट Q पे बात करो भाई, इसको हटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं, हटा दो। ठीक है, देखो भाई एट Q, अब हम लोग करेंगे Q पे। ठीक है, पहले हम प्लस Q की वजह से इसको, फिर वही बात है, इसको हम Q1 कह देंगे, इसको हम Q2 कह देंगे, इस डिस्टेंस को हम x कह देंगे, इस डिस्टेंस को हम x कह देंगे, टोटल डिस्टेंस 2x मान लेंगे, ये उसका मिड पॉइंट है, दिया है क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं बच्चों, पहले चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बताओ, के क्यू, चार्ज कितना है Q अपान डिस्टेंस का स्क्वायर है, डिस्टेंस कितनी है x स्क्वायर। E2 कितना आएगा बताओ जरा, के क्यू अपान डिस्टेंस का स्क्वायर है, डिस्टेंस कितनी है x स्क्वायर। तो E नेट कितना आएगा भाई, ये आएगा E नेट इज इक्वल टू, इसके लिए देखो सबसे पहले हम डायरेक्शन यहाँ देखेंगे, Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, देखो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड और माइनस की वजह से इनवर्ड, तो प्लस की वजह से आउटवर्ड, आउटवर्ड तो इधर आउटवर्ड हुई, तो कितना हो गया भाई, ये कितना हुआ, तो ये हुआ हमारे पास E1 इधर, E2 किधर होगा, माइनस की वजह से इनवर्ड, तो जैसे ये माइनस चार्ज है तो यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकला तो इनवर्ड उसकी तरफ जाती, तो इसका मतलब जो E2 बनेगा उसकी भी डायरेक्शन क्या बनेगी, इधर ही बनेगी, E2 भी इधर ही बनेगी। जब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो गई तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनको जोड़ कर आएगा, बिल्कुल। जब 0 डिग्री दो वेक्टर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट उनको जोड़ के आता है, ऐड करके आता है, इसका मतलब E बराबर E1 प्लस E2। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, इसका मतलब आ जाएगा E नेट इज इक्वल टू के क्यू अपान एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू अपान एक्स स्क्वायर, यानी कि ई नेट आ गया हमारे पास 2k अपान एक्स स्क्वायर, ये ई नेट आ गया, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। अब पोटेंशियल चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल के लिए भैया V1 निकालो, पहले की वजह से पोटेंशियल, तो V1 कितना आएगा बताओ फॉर पोटेंशियल, देखो क्या आएगा, के क्यू अपान डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है x,
दूसरे की वजह से पोटेंशियल निकालो, V2 क्या आएगा K माइनस क्यू, तो माइनस लग जाएगा यहाँ पे क्योंकि हमको पता है ना प्लस की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव और माइनस की वजह से निगेटिव होता है। तो ये आया KQ/X, ये आया KQ। चूंकि हमने पहले बता दिया आपको पोटेंशियल क्या है बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी में टोटल कैसे निकालते हैं, उनको जोड़ के निकालते हैं, ऐड करके निकालते हैं। तो V बराबर क्या आ जाएगा V1 प्लस V2, वैल्यू पुट कर दो बच्चों। तो V नेट कितना आएगा बताओ, तो KQ/X माइनस KQ/X, दोनों घट गए तो नेट कितना आ गया भैया, ये आ गया 0। सो नेट पोटेंशियल एट Q विल बी 0। इसका मतलब अगर हमको आंसर लिखना हो तो बच्चों हम क्या बताएंगे, Q पॉइंट पे बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हुई, लेकिन पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब एट Q, ठीक है, E नेट जो है वो 0 नहीं है, नॉट 0, एंड V नेट जो है वो 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि as shown below a magnetic dipole moment is oriented in 3 different ways in a uniform magnetic field. A, which orientation result in the largest magnetic torque on the dipole? B, which orientation has the largest potential energy? Give a reason for your answer. ओके तो देखिए बच्चों ये हमको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बताई गई है और इसमें हमको बताया गया कि 3 डायपोल हैं, ठीक है, जिनके डायपोल मूवमेंट कुछ ऐसे दिखाए गए। पहले हमने डायपोल को इस सिचुएशन में रखा, फिर ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा। हमसे पूछा जा रहा है किस सिचुएशन में टॉर्क मैक्सिमम होगा और किस सिचुएशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो देखिए बच्चों पहले तो हम इन दोनों फार्मूलों को समझ लेते हैं कि टॉर्क का फार्मूला क्या होता है। तो टॉर्क जो होता है टाउ, इसका फार्मूला होता है mb sin थीटा, ठीक है। और जो दूसरा फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी, जो मैग्नेटिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसका फार्मूला होता है बच्चों U बराबर माइनस mb cos थीटा, जहां पर थीटा होता है एंगल बिटवीन m एंड b। थीटा इज द एंगल बिटवीन m वेक्टर एंड b वेक्टर। तो बच्चों पहला केस देखते हैं और है टॉर्क के लिए। तो टॉर्क कब मैक्सिमम होगा बताओ। इसका मतलब अगर इन दोनों फार्मूलेशन देखें, टॉर्क को पहले हम कंसीडर करने जा रहे हैं, तो फॉर मैक्सिमम टॉर्क, ठीक, साइन थीटा की वैल्यू हमको मैक्सिमम मिले क्योंकि m और b तो सबका सेम है, मान लो m सबका सेम है, देखो b भी हर जगह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हर जगह b की वैल्यू सेम, तो हमको बचा क्या है थीटा। तो थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है बच्चों, जब 90 डिग्री पे होता है थीटा, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है 1। तो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी उस समय हमको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। तो गिवन कंडीशन में देखो ये दिया है यहाँ पे, ये 90 डिग्री है ना मैग्नेटिक फील्ड से। अगर 90 ना होता तो फिर हम देखते कहाँ पर एंगल मैक्सिमम है, वहां पे हम देख लेते, ठीक है। तो सेकंड केस में क्या होगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो इन सेकंड ओरिएंटेशन टाउ मैक्सिमम होगा, क्यों, क्योंकि वहां पर उसका मैग्नेटिक फील्ड से एंगल सबसे ज्यादा बन रहा है। और एंगल जितना बड़ा होता है साइन थीटा की वैल्यू उतनी बड़ी होती है 0 से 90 के बीच के लिए, है ना, ऐसा होता है, ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखिए बच्चों हम बात करते हैं इसके बाद, ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम होगी। अच्छा, तो देखो बच्चों जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे, ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, देखो भाई, तो cos थीटा की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसके लिए cos थीटा की वैल्यू कुछ होगी, किसी एंगल पे तो है ही, थीटा की वैल्यू 30 40 कुछ तो है,
यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू 0 होगी। अगर ये 90 डिग्री पे है बिल्कुल सीधा सीधा, तो यहाँ cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि देखो ये ऑब्ट्यूस एंगल बनना है, ऑब्ट्यूस एंगल बनना है, इसका मतलब इस समय ये 90 प्लस थीटा बन जाएगा। और जो cos 90 प्लस, जैसे थीटा है ये, मान लो हम कहते हैं ये एंगल फाई हो, तो इसको लिख सकता हूँ 90 प्लस फाई। भाई cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, cos थीटा ये पूरा एंगल है, ये इतना है 90, तो इधर क्या बचा फाई, तो 90 प्लस फाई लिख सकता हूँ इसको मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये क्या बनेगा, फिर समझ लो। देखो बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये इधर जा रहा है m, तो ये एंगल कितना बना बताओ, ये पूरा हमने मान रखा है थीटा। अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ वर्टिकल, तो ये इधर वाला एंगल कितना बनेगा बताओ, 90। ये हम मान लेते हैं फाई, तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 90 प्लस फाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और cos 90 प्लस फाई बराबर होता है बच्चों माइनस का साइन फाई, ASTC से ये कहाँ चला जाता है, निगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे जो cos थीटा है इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी, क्या आएगी, निगेटिव। और जब यहाँ देखो ऑलरेडी फार्मूले में निगेटिव लगा हुआ है, तो जब ये निगेटिव आएगा तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब इस सिचुएशन में अगर इसको हम यहाँ से 5 डिग्री भी सपोज करते हैं, तो u की वैल्यू हो जाएगी प्लस mb साइन फाई। ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे भाई cos थीटा आएगा, है थीटा, यहाँ से एंगल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड से, तो सीधा सीधा हमको मिलेगा कि भाई निगेटिव आएगा, मतलब ये cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। यहाँ पे थीटा 90 दिख रहा है, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये अगर वर्टिकल से इसको 5 डिग्री मान लेंगे तो ये वाला आ जाएगा प्लस mb साइन। कुल मिला के ये आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ये क्या आ गया, मैक्सिमम, क्योंकि इसमें निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, इसमें 0, इसमें पॉजिटिव, तो ये मैक्सिमम हो गया। इसका मतलब इन फर्स्ट केस u विल बी मैक्सिमम, तो पहले केस में u मैक्सिमम होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 22 ये है कि द क्रिटिकल एंगल फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ डायमंड इन एयर इज 24 डिग्री। स्टेट फेदर द टू स्टेटमेंट्स गिवन हियर आर करेक्ट और इनकरेक्ट। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। ए, the critical angle for the total internal reflection of the diamond is more than 24 degree when surrounded by water. B, the sparkle of the diamond increases remarkably when placed in water. Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एयर और डायमंड के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो क्या है, 24 डिग्री है। तो हमको बताना है कि वाटर में उसका जो एंगल है वो किस तरह से चेंज हो जाएगा। कह रहे हैं कि क्या वाटर में क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं करेक्ट, ये हमको सोचना है। तो बच्चों से देखो, आपको पता होना चाहिए क्रिटिकल एंगल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से फार्मूला क्या होता है। तो बेटा क्रिटिकल एंगल अगर c है तो साइन c बराबर होता है 1/μ। यहाँ पे म्यू क्या होता है, म्यू होता है मीडियम के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे ग्लास से लाइट निकल के किसी मीडियम में जा रही, मान लो ये ग्लास है, देखो ऐसा ये ग्लास है, ठीक, यहाँ से लाइटें निकल के कहाँ जा रही है, किसी मीडियम में जा रही है, ये मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये ग्लास का। तो हमको पता है ना कैसा एंगल होता है जिससे जब लाइटें गिरती क्या होती है, अलोंग द मीडियम चली जाती है, ऐसे मीडियम के पैरेलल ऐसे टच करती हुई चली जाती है। इसको हम लोग एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। मतलब क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिसके लिए रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री हो जाता है। इस समय रिफ्रैक्शन का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो इस समय जो साइन सी का रिलेशन है वो ये होता है 1/μg, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अच्छा बच्चों, mug का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साइन सी इक्वल टू μm/μg। क्यों, क्योंकि देखो mug बराबर क्या होता है, μg/μm। यहाँ पे रखोगे μg/μm तो μm क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास, ये साइन सी आ गया। अब जरा ध्यान दो, जब एयर के लिए बात करते हैं
फॉर एयर, ठीक। तो साइन सी बराबर क्या आएगा, म्यू एम, मीडियम, मीडियम में क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा, अपान म्यू जी, ऐसा कुछ। ग्लास से अगर एयर में जा रही लाइट रे है, और इस समय हमको सी दिया है कितना, 24 डिग्री। इस सिचुएशन में सी दिया है हमको कितना, 24 डिग्री। अब बच्चों फॉर वाटर, फॉर वाटर के लिए बात करो तो साइन सी डब्ल्यू क्या हो जाएगा भाई, जब ग्लास को वाटर में रखोगे, डायमंड को वाटर में रखोगे तो रिफ्रैक्टिव ये सी डब्ल्यू हो जाएगा क्रिटिकल एंगल। इसके लिए फार्मूला क्या आएगा, ये आएगा म्यू डब्ल्यू अपान म्यू जी। देखो ध्यान से, हमको पता है कि म्यू डब्ल्यू जो है वो ग्रेटर होता है किससे, म्यू ए से। एयर से वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, वाटर का होता है 1.33 और एयर का होता है 1, तो ज़्यादा होता है, तो सही है। अब दोनों तरफ इक्वल चीज़ से डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि म्यू डब्ल्यू अपान म्यू जी और म्यू ए अपान म्यू जी। देखो इधर दोनों तरफ अगर म्यू जी से डिवाइड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब जो प्रॉपर्टी वो ऐसे लगी रहेगी, तो ये ग्रेटर रहेगा। और म्यू डब्ल्यू अपान म्यू जी क्या है, ये बच्चों साइन सी डब्ल्यू है, क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर का साइन है, यानी कि साइन सी डब्ल्यू ग्रेटर है किससे, साइन सी। देखो म्यू ए अपान म्यू जी क्या है, ये साइन सी। इससे ये पता चला साइन साइन अगर हटा दें तो सी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन सी। इसका मतलब सी डब्ल्यू ग्रेटर देन होता है सी। क्यों, क्योंकि 0 से 90 डिग्री तक एंगल की वैल्यू बढ़ने पर साइन थीटा की भी वैल्यू इंक्रीज होती है। 0 से 90 तक अगर एंगल बढ़ता है तो साइन के साथ जब एंगल निकालते हैं साइन थीटा तो वो भी बढ़ता है, तो इसीलिए ये चीज़ सही हो जाएगी। इसका मतलब जो क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर है वो ग्रेटर होगा किससे, 24 डिग्री से। क्यों, क्योंकि सी की वैल्यू कितनी थी, 24 डिग्री। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई। सेकंड क्या कह रहे हैं बच्चों, कह रहे हैं कि जो ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड है वो इंक्रीज हो जाएगी वाटर में डुबोने पर। तो भाई ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड किस पे डिपेंड करती है, भाई ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड क्या है, डायमंड का चमकना। डायमंड जैसे ऐसा कुछ है, कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा बना लो, कोई बात नहीं। अब इस पर अगर कोई लाइट रे आई मान लीजिए, ठीक है, कोई भी लाइट रे आ गई, तो जब लाइट रे आएगी तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ देखो रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंडिंग, ये आई। अब ये एंगल अगर क्रिटिकल से ज़्यादा हो जाता है तभी ये लौट के इधर आती है, और जितना ज़्यादा अंदर रिफ्लेक्शन होंगे उतना इसकी ब्रिलियंसी ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा चमकदार होगा। तो ब्रिलियंसी के लिए ज़रूरी है कि क्रिटिकल एंगल कम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो जाए फेसेस से, है ना, और कुछ ही फेस होंगे जहाँ से लाइटें बाहर निकल के हमको मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर ब्रिलियंसी क्रिटिकल एंगल शुड बी लो। वाटर में डुबोने पर क्या हो रहा बच्चों, क्रिटिकल एंगल बढ़ जाता है। क्रिटिकल एंगल बढ़ जाएगा तो अंतर TIR कम होगा, इसका मतलब उसकी जो शाइनिंग है वो कम हो जाएगी, ध्यान रखना। तो ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड जो है वो डिक्रीज हो जाती है वाटर में डुबोने पर, जबकि उन्होंने कहा इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। और जबकि फर्स्ट वाला क्या था, करेक्ट था। क्यों, क्योंकि वाटर में क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 24 से ज़्यादा थी। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों प्रैक्टिस सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 21 ट्राई करते हैं। हमारा 21 क्वेश्चन नंबर ये है कि अ कैपेसिटर कंसिस्ट्स ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स विद एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 0.001 मीटर स्क्वायर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.0001 मीटर। इफ द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट वेरीज at rate of 10 to the power 8 volt per second, determine the value of displacement current through the capacitor. ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे बात करें कि एक कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स का एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर है और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस, मतलब ये उसका एरिया दिया है बच्चों और उनके बीच की डिस्टेंस भी हमको दिया है, ये दिया है 0.0001 मीटर। ठीक है, इसका एरिया हमको गिवन है 0.01 मीटर स्क्वायर। हमसे कह रहे हैं बच्चों कि हमको बतानी है डिस्प्लेसमेंट करंट कितनी फ्लो होती है, जबकि वोल्टेज इस रेट से चेंज हो रहा है।
बच्चों वोल्टेज अगर इनकी प्लेट्स पे चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही होगी। और जब किसी कैपेसिटर पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड लगी होती है, जिस समय इनकी प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चेंज हो रही होती है, उस समय बच्चों कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनके बीच एक करंट फ्लो होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला क्या है, ये बच्चों लिखने से पहले हम आपसे कहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला लिखते हैं बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला क्या होता है बताओ? ये होता है एप्सिलॉन 0 डी फाई अपान डी टी। क्या होता है? एप्सिलॉन 0 डी फाई अपान डी टी। जहां पर एप्सिलॉन 0 क्या है? एप्सिलॉन 0 है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, तो आईडी का वैल्यू कितना आएगा बताओ जरा, यहाँ पे एप्सिलॉन 0, ठीक है, डी फाई अपान डी टी। फाई क्या होता है? फाई होता है बच्चों फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या होता है? अब बच्चों फाई बराबर क्या आएगा? ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वोल्टेज अपान डिस्टेंस, होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अपान डिस्टेंस होता है, बिल्कुल पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ना, तो वी अपान डी इंटू ए। तो मैं फाई की वैल्यू ये यहाँ पे रख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं होगी। तो डी बाई डी टी ऑफ फाई, फाई की वैल्यू क्या आ गई? वी ए अपान डी। ठीक है, ये आ गई। तो यहाँ से आई डी की वैल्यू क्या आएगी बताओ? तो बेटा यहाँ पे देखो ए और डी ये दोनों चीजें तो फिक्स हैं, केवल वेरी कौन कर रहा है? वी। तो वी को अंदर रखेंगे, डिफरेंशिएशन बाकी सब बाहर चलेंगे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं होता। तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन 0 ए अपान डी इंटू डी वी अपान डी टी, इंटू कितना बचेगा? डी वी अपान डी टी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो कितना आएगा बताओ? ये आएगा एप्सिलॉन 0, तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या है भाई? ये तो फिक्स होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, बिल्कुल, इंटू ए की वैल्यू क्या है भाई? ए की वैल्यू है 0.001 अपान डी की वैल्यू क्या है? 0.0001 इंटू डी वी अपान डी टी। डी वी अपान डी टी कितना है बेटा? 10 टू द पावर माइनस ए प्लस 8, 10 टू द पावर 8। सॉल्व कर लो। सोचो बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.001 को इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3। देखो पॉइंट को 3 अंक इधर ले जाओगे तो 10 की पावर माइनस 3। इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर माइनस 4। तो इसको लिखेंगे 10 की पावर माइनस 3, इसको लिखेंगे 10 की पावर माइनस 4। अभी आगे चल के लिखेंगे, अभी हम यहाँ समझा रहे हैं केवल। ठीक है, अब फटाफट वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे। तो आई डी कितनी आएगी जरा बताओ? आई डी इज इक्वल टू आएगा बच्चों 8.85 इंटू 10 की पावर, देखो प्लस 8 और माइनस 12, ये दोनों पहले ऐड होंगे, तो क्या बचेगा? 10 की पावर माइनस 4, क्योंकि माइनस 12 प्लस 8 तो कितना बचेगा? माइनस 4, 10 की पावर माइनस 4। अच्छा, इंटू 0.001, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 10 की पावर माइनस 3, बिल्कुल यहाँ रख देते हैं 10 की पावर माइनस 3 अपान में 0.0001, तो ये क्या बचेगा? 10 की पावर माइनस 4 का माइनस 4, ये नीचे आ गया माइनस 4। अच्छा, अब इसको जरा और सॉल्व करो बच्चों। तो ये देखो कटेंगे तो क्या बचेगा? ये आई डी की वैल्यू यहाँ पे बचेगी बच्चों 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, और आई डी इज इक्वल टू 8.85 मिली एम्पियर। अगर मिली एम्पियर में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? 8.85। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगी वो क्या होगी? 8.85 मिली एम्पियर। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 23 ये है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेज ऑन द ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द डिफ्रैक्शन सेटअप विद द स्लिट ऑफ विथ 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर एंड इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट है, जिसमें स्लिट की विड्थ हमको दिया है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर, और वेवलेंथ ऑफ लाइट मतलब लैम्डा हमको दे दिया है। ये कितना दिया है बच्चों? ये दिया है हमको 600 नैनोमीटर। ठीक है, इसका मतलब लैम्डा हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर, ये लैम्डा आ गया। हमसे कह रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ
फ्रिंजेज कितनी हो सकती है, डार्क फ्रिंजेज, ध्यान रखो। तो डार्क फ्रिंज की पोजीशन का फार्मूला क्या होता है, एंगुलर पोजीशन, ये होता है साइन थीटा बराबर एम लैम्डा अपान ए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, एम लैम्डा अपान ए। फॉर मैक्सिमम फ्रिंजेज, फॉर मैक्सिमम फ्रिंजेज, ठीक है, वो भी कौन सी, डार्क, यानी कि मैक्सिमम डार्क फ्रिंजेज। तो डार्क फ्रिंजेज के लिए अगर हम बात करते हैं तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, 1। इसका मतलब इस समय एम लैम्डा अपान ए बराबर हो जाएगा 1 या एम इज इक्वल टू ए अपान लैम्डा। तो मैक्सिमम फ्रिंजेज होंगी ए अपान लैम्डा। वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बच्चों। तो एम इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा ए की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपान लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा m इज इक्वल टू 5 अपान 6, यानी क्या आएगा ये आएगा 0.83 इंटू 10 टू द पावर, ये कितना बचेगा, ऊपर जाएगा तो -6 है, नीचे -7 था, ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा। यानी कि m की वैल्यू आ जाएगी 0.83 इंटू 10 या m इज इक्वल टू आ जाएगा 8.3। तो पॉइंट में तो फ्रिंजेज मिल नहीं सकती, इसका मतलब जो मैक्सिमम होल नंबर है यानी कि 8। सो 8 डार्क फ्रिंजेज विल बी ऑब्टेन्ड आइदर साइड ऑफ द मैक्सिमा, ठीक है, जो सेंटर मैक्सिमा है उसके इधर उधर 8 फ्रिंजेज यहाँ पे मिल सकती हैं। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।